बाराबंकी जिले में एक 10वीं की कक्षा की छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। आत्महत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चौंकाने वाली। दरअसल ये छात्रा मनचलों से परेशान थी। छात्रा के पिता का कहना है कि उसने कुछ लड़कों से परेशान होने की बात बताई थी, जिसके चलते वो काफी सदमे में थी। मनचलों से परेशान छात्रा ने काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 4 की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से गिरने से छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस में किस तरह से पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, उसका उदाहरण प्रयागराज शहर कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों की लिस्ट में देखने को मिला। यहां एक मृत व्यक्ति को ही पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लिस्ट छपने के बाद हल्ला मचा तो बचाव में उतरे शहर अध्यक्ष पदाधिकारियों की सूची का प्रस्ताव 1 महीने पहले का बता रहे हैं, जबकि प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता पदाधिकारियों की प्रस्तावित लिस्ट 6 महीने पहले भेजे जाने की बात कर रहे हैं। उसको कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन इनकी कांग्रेस में आस्था थी। 74 साल की उम्र में उनका अभी 1 हफ्ते पहले निधन हुआ है और ये बिहार में कोरोना के मरीजों की तादाद 30,000 पार होने के बाद अब राज्य सरकार फिर से हरकत में आई है। सरकार ने अब अपने 2 कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे डेडिकेटेड मेडिकल टीम तैनात कर दी है। इसका नेतृत्व सीनियर डॉक्टर करेंगे। सरकार का यह भी दावा है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब करीब 165 बेड पर पाइप से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पटना के बांस घाट पर 24 घंटे कोविड की बीमारी से जिनकी मौत हुई है उनका दाह संस्कार हो सकेगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वार्ड में शव के साथ मरीज देखे गए थे। पूर्णिया के सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होता है, लेकिन यहां इलाज कराने आए लोगों की शिकायत है कि पूरे दिन खड़े रहने के बाद उन्हें किट की कमी का बहाना बनाकर वापस भेज दिया जाता है। कल एक बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार करते अस्पताल के ही फर्श पर लेट गए। यहां एक कांस्टेबल का कहना है उनके कई साथी भी संक्रमित हैं, लेकिन उनकी भी जांच नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। भोपाल में 24 जुलाई से 2 अगस्त तक 10 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। भोपाल में अब तक 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गुरुवार दोपहर 2 बजे से 2 हफ्ते तक राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद बता दें कि हजारों में हो गई है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की कमी की भी खबरें आ रही हैं। 24 परगना जिले में सागर दत्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पहचान कोविड-19 अस्पताल के रूप में की गई है। यहां 500 बेड का इंतजाम होना था, लेकिन 50 बेड के साथ ही मेडिकल सेंटर शुरू किया गया। पर्याप्त नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ऐसे में अस्पताल की नर्सों ने जरूरी सुविधाओं को लेकर अधीक्षक के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना की सबसे ज्यादा मार पर्यटन और होटल उद्योग पर पड़ी है। अकेले बनारस में इससे जुड़े तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। इन हालात में बिजली बिल, पानी बिल और तरह तरह के टैक्स होटलों के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हो रहे हैं। बनारस के इस होटल में रिसेप्शन संभाल रहे ये राजीव राय हैं। लॉकडाउन के 3 महीने घर पर रहे और अब ड्यूटी पर लौटे हैं, लेकिन इसी होटल समूह के करीब 200 लोगों की छुट्टी हो चुकी है। हमारे 2 होटल हैं, रिवाता और अमाया, और दोनों होटल मिला के हमारे पास लगभग 250 एम्प्लॉई हैं, जिसमें कि अमाया होटल हमारा पूर्णतः बंद है। रिवाटा होटल खाली हमारा ऑपरेट कर रहा है, चल रहा है, और जिसमें हम लोग रिवाटा होटल में 30 से 35 एम्प्लॉयज़ को बुला के अपने काम चला रहे हैं, और बाकी सब एम्प्लॉई जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उनके क्या हालात हैं? सर, उनके हालात हैं, वो डेली फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि सर हम लोग को कब आना है। अब हमारे पास समस्या है कि आज की जो हमारे बिजनेस का सिनेरियो है वो इतना अच्छा है नहीं कि हम सारे एम्प्लॉयज़ को बुला लें।
ये दोनों होटल लल्लाराम मौर्या के हैं। 200 कर्मचारियों की छटनी के अलावा अब वो बिजली का लोड कम करा रहे हैं ताकि किसी तरह होटल चलता रहे। दोनों होटल में हमारे 300 किलोवाट के बिजली का लोड है और अगर होटल में सबसे कोई महंगी चीज़ है इस समय जिसका सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मार हमारे ऊपर पड़ती है वो बिजली। और बिजली के पर गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस इम्पोज कर रखे हैं, चाहे हम बिजली जलाएं न जलाएं वो पैसा हमें 2.5 लाख उस होटल का और 2.5 लाख इस होटल मिला के 5 लाख रुपए देना ही पड़ता है। हमने उस होटल में हमारे होटल जिसमें हमारा है उसमें 200 किलोवाट लोड कम करवा दिया, इसलिए कि कम से कम कुछ खर्चे तो हमारे कम हो। इस होटल में हमने 300 किलोवाट के बजाय अब हमने 100 किलोवाट यहाँ भी लोड कम करवा रहे हैं, जिससे कि हमारे कुछ खर्चे तो कम हो। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं जितने हमारे खर्चे कम हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिली। बनारस में तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर 600 से ज़्यादा होटल हैं, जिनमें सीधे या परोक्ष तौर पर करीब 2 लाख लोग जुड़े हैं। इनमें बड़े कारोबारियों से लेकर रिक्शे वाले तक शामिल हैं। बनारस में मूलतः रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जिसको सनाया अधिनियम एक्ट कहते हैं 1000 होटल गेस्ट हाउस सारे होंगे। और इस होटल व्यवसाय से सिर्फ केवल ये कहिए कि टूरिस्ट इंडस्ट्री या बड़े लोग ही जुड़े नहीं हैं, इससे बहुत छोटे तबके के लोग जैसे कि कह लीजिए नाविक हैं या रिक्शे वाले हैं। एक छोटा सा उदाहरण बनारस के बारे में बोले, यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि जब टूरिस्ट लोग आते थे तो 100, 200, 300 की संख्या में रिक्शे वाले रहते थे जो उनको ले जाके दशाश्वमेध घाट तक घुमाते फिराते थे। आज वो सब भुखमरी के शिकार हैं। इंडस्ट्री के लोग यह कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई राहत नहीं देती तो आने वाले 3-4 महीने में इंडस्ट्री मर जाएगी। अगर मान लीजिए सरकार का हमें किसी तरीके का सपोर्ट नहीं रहा या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री इससे नहीं उबर पाती है या कोरोना आगे इसी तरीके से चलता है तो अगले 3-4 महीने में हमारे सामने ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी कि हमें अपना सराय एक्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं सबको चिट्ठी लिख के उनको बताना पड़ेगा कि हमारे होटल बंद हो चुके हैं और हमें आगे किसी भी तरीके का टैक्स के लिए हमसे डिमांड ना की जाए। जानकार कहते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ी मार MSME सेक्टर पर पड़ा है। उसमें भी टूरिज्म और होटल व्यवसाय पर इसका सबसे ज़्यादा असर दिखाई पड़ रहा है और चिंता इस बात की भी है कि कोरोना खत्म होने के बाद सबसे आखिरी पायदान पर यह बिजनेस पटरी पर आ सकेगा। ऐसे में होटल व्यवसाय करने वाले लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनके जो टैक्स हैं और जो फिक्स चार्ज हैं उसे उस दरमियान का माफ़ किया जाए और उनकी ये मांग जायज़ भी नज़र आ रही है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। असम के तिनसुकिया में बागजान के ऑयल इंडिया में 5 नंबर कुएं के पास हुए विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए। घटना के वक्त 3 विदेशी एक्सपर्ट वहां मौजूद थे जो इस दुर्घटना में घायल हुए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बागजान में कुएं में लगी आग को बुझाने का काम चल रहा था। विस्फोट के बाद ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया। और अब असम की बाढ़ की खबर, जहां पिछले 3 दिनों में हालात कुछ बेहतर होने के बाद स्थिति फिर बिगड़ गई है। इसकी वजह है राज्य में तेज बारिश। इसकी वजह से 24 जिलों में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ की वजह से पड़ोसी राज्य मेघालय भी बाढ़ से जूझ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से बिगड़ रही है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी पिछले 3 दिनों की तेज बारिश के बाद से चढ़ना शुरू हो गया है। ध्यान राज्य भर में फंसे हुए लोगों पर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि असम बाढ़ पर राष्ट्रीय ध्यान दिलाने की दिशा में वो सारी कोशिशें कर रहे हैं। हर साल पड़ोस के पहाड़ी इलाकों की नदियों का पानी ब्रह्मपुत्र में गिरता है और सालाना बाढ़ से हालात और संगीन कर देता है। इसलिए भविष्य में इसे राष्ट्रीय समस्या मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी इसे प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे। निचले असम के ग्वालपाड़ा में बाढ़ का ज्यादातर पानी पड़ोस में मेघालय से आया है। हमारे खेतों के 25 बीघे की फसल बाढ़ के पानी की नजर हो गई।
पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन न के बराबर मदद मिली। मध्य असम के मोरीगांव में बड़ा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव वाले मदद की कमी की शिकायत करते हैं। उधर मेघालय भी बाढ़ से जूझ रहा है। 1,70,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी और ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है, यानी बाढ़ की स्थिति बेहतर होने के कम ही आसार हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से बागमती नदी उफान पर है। जिले के सीमावर्ती इलाकों के 7 दर्जनों गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बारिश और बाढ़ के पानी से मोतिहारी का शिवहर से संपर्क पूरी तरह कट गया है। प्रशासन ने पहले ही इस क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन राहत कार्य कहीं नजर नहीं आ रहा। नतीजा, इलाके में लोग परेशान हैं। बिहार में बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। बारिश और पीछे से आते पानी की वजह से गंडक नदी उफान पर है। बड़ी तादाद में गांव पानी में डूब रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग NH-27 पर आश्रय ले रहे हैं। बाढ़ के पानी में आपको बता दें कि परेशानियां हैं और बाढ़ का पानी घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। बिहार में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों को खासी परेशानी हो रही है, लेकिन मोहाबा में कुछ घंटे की तेज बारिश ने शहर के सिटी अस्पताल के हाल बेहाल कर दिए। तेज बारिश से यहाँ पानी जमा हो गया और इसकी वजह से न सिर्फ मरीज, उनके तीमारदारों की भी खासी परेशानी हुई।